अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज जो हमारी सीरीज़ शुरू होने वाली है ये जनरल इसे कह सकते हैं कि मॉडल पेपर्स हैं एजुकेशन के, और ये ट्रस्टेड बैंक आइटम के पेपर्स हैं। 10 पेपर हैं इंशाल्लाह। इनको आज हम शुरू कर रहे हैं। 3-4 दिनों में इंशाल्लाह इनको कंप्लीट रिकॉर्ड करवा दिया जाएगा। अच्छा, एक ये चीज़ कि देखें, हर सवाल हो सकता है कि मेरी ओपिनियन कुछ सवालों के हवाले से मुख्तलिफ हो। ये भी हो सकता है कि कुछ सवालों के हवाले से मेरा नॉलेज कम हो। तो एक तो आप जो सुनने वाले हैं, अगर किसी सवाल के ऊपर आपको एक तो डाउट होता है कि इस सवाल का जो क्वेश्चन है, जो आंसर है वो मैंने रॉन्ग बताया है, तब भी आप ज़रूर मेंशन करें। आपके पास मेरा नंबर भी होगा, आप मुझे वैसे यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। और वो जो समझते हैं कि मैंने किसी क्वेश्चन को मज़ीद एलेबोरेट करूँ, उसको एलेबोरेट नहीं किया वजाहत के साथ, तो वो भी बता दें, ताकि मैं उसको अपने जो है वो लिख लूँगा। और इंशाल्लाह जैसे ही जो टारगेट पूरा होता है तो मैं उनको अगेन रिकॉर्ड करवा के इसको डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। एक छोटी सी कोशिश मेरी जो मैं कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, कोई गलती हो सकती है, आपने मुझे रहनुमाई करनी है। जज़ाकल्लाह। पहला सवाल है, विच टाइप ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन इज यूज फॉर डिफरेंट कंसेप्ट्स एट द सेम क्लास। यहाँ पहले तो मैं आपको कीवर्ड्स बताता हूँ कि ये आए तो आपने ये कर लेना है। अगर वो कह रहा हो सेम क्लास तो आपने चले जाना है हॉरिजॉन्टल की तरफ। अगर आपको वो कह रहा हो कि डिफरेंट क्लासेस तो आपने चले जाना है वर्टिकल की तरफ। ये तो एक अपने जहन के अंदर रख लें कि जब कहा जा रहा हो डिफरेंट क्लासेस, यानी एक कंसेप्ट आपको 5वीं में पढ़ाया गया है, फिर वही कंसेप्ट 6वीं में था, थोड़ा इजाफे के साथ, फिर 7वीं में था, फिर 8वीं में था। अब ऐसी सूरत हाल होती है तो ये वर्टिकल होगा। ठीक है, और अगर ये हो कि अगर एक ही यानी एक सबक आपने इस्लामियात के पढ़ा है, वही सबक आपने उर्दू के अंदर भी पढ़ लिया, वही सबक मुताले पाकिस्तान में भी आ गया, तो जब करिकुलम की ऑर्गेनाइजेशन एक सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हो रही होती है, एक ही क्लास के अंदर हो रही होती है, कंसेप्ट चाहे डिफरेंट हो, कि इधर उसी चीज़ का कंसेप्ट और दिया गया है, इधर कंसेप्ट और दिया गया, इधर और दिया गया है, लेकिन टॉपिक का नेम तो समझ ले सेम है, लेकिन वो क्लास सेम है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है। सेकंड, द टोटल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग अ करिकुलम इज कॉल्ड। डिजाइनिंग यानी जब हम करिकुलम बना रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट जब हम करिकुलम क्लासरूम जहाँ पे हमने बच्चों को इम्प्लीमेंट करना होता है वो, इवैल्यूएट जब हमने बाद में बच्चों को असेस करना होता है, आउटकम देखनी होती है कि बच्चों ने इस करिकुलम को कितना जो है वो अब्जॉर्ब कर लिया। तो ये तीनों काम जो कंप्लीट में है, ये इसे डेवलपमेंट कहते हैं। यानी करिकुलम डेवलपमेंट एक ऐसा वर्ड है जब हम मुकम्मल किसी चीज़ की कह रहे होते हैं ना कि करिकुलम की मुकम्मल बनने से लेके इम्प्लीमेंट एवेल्युएट होने तक, तो इसे हम करिकुलम डेवलपमेंट कह रहे होते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड है, इन द एग्जिस्टेंशियल लिस्ट क्लासरूम द करिकुलम इज। एग्जिस्टेंशियल लिस्ट, हम पहले तो आपको पता होगा, जहाँ पे स्टूडेंट आज़ाद होता है अपनी चॉइस के अंदर और रिस्पॉन्सिबल भी होता है अपनी चॉइस के ऊपर। तो ये मॉडर्न एक फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट है। तो इसमें ये क्या है कि चूजन बाय द स्टूडेंट फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी वो बात हमने मेन मुद्दा भी इसके अंदर यही है कि बच्चा अपनी चॉइस खुद करता है, यानी फॉर सेल्फ डायरेक्ट अपनी लर्निंग जो करनी है बच्चा उसमें खुद चॉइस करता है। तो इसको हम जो कह रहे हैं चूज बाय स्टूडेंट, बी ऑप्शन करेक्ट है। मैं बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो 2 घंटे ही हो जानी है, और मैं बंदा बहुत जल्दी थक जाता हूँ बोल बोल के, तो इसलिए जो ना मैं नहीं कर रहा। अगर आपको कोई और डाउट हो मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह हम उसको कर लेंगे, मुझे मैसेज कर दिया करें जैसे आपका दिल हो। अच्छा, टेलर करिकुलम मॉडल वाज गिवन है। टेलर ने कौन सा करिकुलम मॉडल दिया था? टेलर ने जो अपना वो करिकुलम का मॉडल दिया था 1949 के अंदर दिया था, और जो ये हिल्दा टाबा है इसने दिया था 1964 के अंदर दिया था। ठीक है, इनके अपने करिकुलम मॉडल और इन्हीं के नाम से ये मशहूर हैं। ठीक है, टेलर का मॉडल कब आया था? 1949 के अंदर। हिल्दा टाबा का मॉडल कब आया था? 1964 के अंदर जो है वो इसका मॉडल आया था। ठीक है। 6 है, द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ अ स्कूल इज कंसीडर्ड एज द फिजिकल। देखें, वो चीज़ें जो हम किताब में पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, उन्हें बोलते हैं कोर करिकुलम। वो चीज़ें जो किताब के अंदर लिखी हैं लेकिन नहीं पढ़ाई जा रही, किताब के अंदर लिखी हैं पर नहीं पढ़ाई जा रही, हो सकता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हो सकता है कि इंपॉर्टेंस के हवाले से, तो वो उसके नल करिकुलम बोलते हैं। हिडन करिकुलम वो करिकुलम होता है कि जो किताबों के अंदर भी नहीं है, जो पढ़ाया भी नहीं जा रहा, लेकिन बच्चे उससे सीख रहे हैं। जैसे अगर स्कूल का अच्छा इन्वायरमेंट है, बच्चे इससे सीख रहे हैं। अगर स्कूल के अंदर वेल
वेरी डिसिप्लिन हर चीज़ है, बच्चे उससे सीख रहे हैं। ये कहीं किताब में नहीं लिखा कि चार दीवारी ऐसी होगी, कमरा ऐसा डेकोरेट होगा, उसको पढ़ाया नहीं जा रहा, लेकिन ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। तो जो चीज़ें होती नहीं है पर हमें सिखा रही होती हैं, इसे हिडन करिकुलम बोलते हैं। स्पाइरल करिकुलम जो है, इसका कंसेप्ट दिया था ब्रूनर ने दिया था 1966, इसका ठीक रहेगा 1965 या 66 के अंदर इसको दिया था, ठीक है। ये ब्रूनर इसके अंदर क्या कहता है, ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम क्या कहता है कि पहले एक आसान सी चीज़, स्प्रिंग होता है ना स्पाइरल, पहले आसान सी चीज़, अगले दिन वही चीज़ पहले बता के थोड़ा सा तड़का और लगा दें, फिर अगले दिन थोड़ी सी चीज़ बता के थोड़ा सा और इजाफा, फिर थोड़ा सा और इजाफा। तो इसको स्पाइरल करिकुलम ये ब्रूनर ने इसका कंसेप्ट दिया था। 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गाइड्स द एवेल्यूएशन प्रोसेस। एवेल्यूएशन प्रोसेस देखें, एवेल्यूएशन क्या होती है, जहां हम बच्चों की आउटकम चेक करते हैं। आउटकम हम कब चेक करते हैं, जब हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव वाज़ेह होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पे हम जो आउटकम देख रहे होते हैं। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव और हैं, आउटकम कोई और तो नहीं, मैं कहता हूं कि मैंने पढ़ाई ABC है और मुझे टेस्ट बच्चों को अलिफ बे कर लूं, तो ये तो नहीं है ना। मतलब ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड करेंगे कि इसकी एवेल्यूएशन कैसे होगी। टेक्स्ट बुक इज एन एग्जांपल ऑफ सपोर्टेड करिकुलम है। देखो कुछ बच्चे यहाँ पे कहेंगे करिकुलम क्या होता है। करिकुलम बेसिकली ये गवर्नमेंट का काम होता है। जो हमारे पास बुक होती है ना, ये करिकुलम नहीं होता है बिल्कुल, बल्कि ये बेस सपोर्टेड करिकुलम होता है कि जो करिकुलम बनाया गया है उस करिकुलम को ये सपोर्ट करता है कि इस करिकुलम को अगर हमने करना है तो इसको करके हम बुक को पढ़ के हम वो अपने करिकुलम को कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्टेड करिकुलम के अंदर जो है वो बुक आती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 10th क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ एवेल्यूएशन दैट इज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड। एंड पे क्या होती है, सबमिशन एवेल्यूएशन होती है। एवेल्यूएशन 4 तरह की यहाँ पे बात की गई है, आगे सवाल आएगा, मैं छोड़ दूंगा यहीं पर, इसको आजाद कर देता हूँ। प्लेसमेंट एवेल्यूएशन ये होती है कि जब बच्चे को आपने किसी, यानी मेरे पास, मैंने स्कूल प्राइवेट बनाया हुआ है, कोई भी है मेरा, तो मेरे पास बच्चा दाखिल होने के लिए आया है तो मैं उससे टेस्ट लेता हूँ। अगर वो टेस्ट पास होगा तो मैं 9th क्लास में उसको दाखिला दूंगा, अगर टेस्ट पास नहीं होगा तो मैं उसको दाखिला नहीं दूंगा। तो ये होती है प्लेसमेंट एवेल्यूएशन। किसी दर्जे में भेजने के लिए उस दर्जे के जो टेस्ट लिया जाता है कि ये बच्चा जिस काबिल है कि नहीं है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी कह सकते हैं किसी हद तक। सबमिशन एवेल्यूएशन होती है कि जब हम एट द एंड, यानी सेमेस्टर पढ़ा लिया, सेमेस्टर के एंड पे जो फाइनल एग्जाम हो रहे हैं, एनुअल एग्जाम हो रहे हैं, जो बड़ा एग्जाम हो रहा है जिसके अंदर थॉरोली कंप्लीट तौर पर एवेल्यूएट किया जा रहा है, उसे सबमिशन एवेल्यूएशन बोलते हैं। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन वो होती है कि जिसके अंदर हम ड्यूरिंग क्लास, यानी बच्चे की प्रोग्रेस देख रहे होते हैं लर्निंग। मैंने बच्चे को पढ़ाया, मैंने ड्यूरिंग क्लास बच्चे से पूछा, हाँ जी बेटा क्या समझ आई, जरा मुझे बताओ, तो इस तरह कर देता हूँ। यानी फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, इसके अलावा मैं बच्चों का असाइनमेंट, क्विज, हर वो चीज़ जो बच्चों की लर्निंग प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर उसकी लर्निंग को इजाफा करती है, उसको हम फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन बोलते हैं। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन ये होती है कि जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे को समझ कोई नहीं आ रही, यानी कुछ बच्चों को समझ कुछ नहीं आ रही। अब मैं डायग्नोज करूंगा कि मेरे इन प्यारे बच्चों को मेरा सबक पढ़ाना क्यों समझने में नहीं आ रहा, कहां पे फॉल्ट है, बच्चे क्या किसी घर की किसी परेशानी के अंदर हैं, मेंटली फिजिकली साइकोलॉजी यहां पे प्रेजेंट है कि नहीं है, तो ये डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन होता है। 11th व्हाट इज ब्यूटी, ये एक्सियोलॉजी वाले, एक्सियोलॉजी जो है ये ब्यूटी को कंसर्ट करती है। इसकी 2 ब्रांचें हैं, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स बोलते हैं ये वैल्यूज को देखते हैं एक्सियोलॉजी वाले, एस्थेटिक्स ब्यूटी को देखते हैं, खूबसूरती, लव कहाँ पे आ गया, खूबसूरती को, और एथिक्स वाले अखलाकियात, मॉरल वैल्यूज को देखते हैं, ठीक है। एक्सियोलॉजी के अंदर आएगा Where do we find the source of knowledge? How do we acquire knowledge? which बनाना, नॉलेज की बात कौन करता है, एपिस्टेमोलॉजी। जो फिलॉसफी है इसकी 3 थे, हमने बताए थे ब्रांचेस। एक तो हमने इसकी ब्रांचेस बताई थी एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स। अब एक्सियोलॉजी जो है वो ब्यूटी को देखती है, वैल्यूज को देखती है, जिसके अंदर ब्यूटी और मॉरल वैल्यूज आ जाती हैं, जबकि जो हमारे पास एपिस्टेमोलॉजी है ये नॉलेज और सोर्सेज ऑफ नॉलेज की बात करती है। जो हमारे पास फिजिक्स है ये बॉन्ड द थिंग्स, चीजों की बात कर रही होती है कि चीजों की एग्जिस्टेंस के हवाले से, व्हाई आई एम हियर, व्हाई दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड, इस तरह की बातें कर रही होती है, तो इसे मेटाफिजिक्स बोलते हैं। वेयर डू वी फाइंड द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी हो जाएगा, वही मैंने पहले बात बता दी। हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद अदर विदाउट कंट्राडिक्टिंग आवरसेल्फ, यानी हम लोगों से बात कैसे कर सकते हैं, ये उनको ये वाला भी जो इसे कहता है कि ये भी एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज के अंदर
अंदर है। तो कम्युनिकेट करना भी, नॉलेज के अंदर किस तरह की नॉलेज मुझे चाहिए इस बंदे के साथ बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, ताकि साड़ी लड़ाई भी कोई ना होवे, जैसे एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। 14 है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ये मॉरल वैल्यू एथिक्स में आ जाएगा, एक्सियोलॉजी एथिक्स आ जाएगा, ठीक है। टीचर डिस्पेंसेस नॉलेज, टीचर नॉलेज को फेंकता है, फैलाता है, देता है, स्टूडेंट अब्जॉर्ब जो करते हैं। अटर्नल, ये वाली बात तो चलो आपको थोड़ी सी आम से लग गई। अगली बात, एटर्नल ट्रूथ्स आर लर्न थ्रू स्टडीइंग ग्रेट बुक्स। ग्रेट बुक्स वाले आएंगे तो अक्खा बंद करके पेनिलिज्म लगा देना है। ग्रेट बुक्स में क्या आएगा, पेरिनियलिज्म, जो 100 ग्रेटेस्ट बुक, 100 ग्रेट बुक्स की बात करते हैं पास्ट की, और कहते हैं कि यही बुक्स पढ़ाई जानी चाहिए, इनमें सारी चीज़ें हैं, तो ये इन बातों को हम पेरिनियलिज्म बोलते हैं। 16 है टीचर सर्व एज अ फैसिलिटेटर, टीचर को जो है वो एक फैसिलिटेटर है, और स्टूडेंट लर्न बेस्ट फ्रॉम एक्टिव इन्वायरमेंट। बट टीचर फैसिलिटेटर की बात, जो टीचर है ना, ये प्रोग्रेसिविज्म के अंदर है, ठीक है। ये प्रोग्रेसिविज्म के अंदर टीचर फैसिलिटेटर होता है, बच्चे खुद लर्न कर रहे होते हैं और एक्टिवली लर्न कर रहे होते हैं। 17 है टीचर डिस्पेंसेस नॉलेज आफ्टर एडिशनल सब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्ट की बात हो, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम की बात हो जाए, जब ट्रेडिशनल की बात हो जाए, जब ब्रीफ डिस्कशन बिलीफ की बात हो जाए, तो ये जो बात होती है टेक्नोलॉजी भी, ये एसेंशियलिज्म वाले होते हैं। एसेंशियलिज्म में कहते हैं हर जरूरी चीज़ पढ़ाई जाए, फजूल चीज़ें नहीं पढ़ाई जाए। जो जिन चीज़ों का, ये आर्ट्स जिन चीज़ों का कोई हमारा कमा के नहीं देती, जिनके कुछ फायदे कोई नहीं है, जिनकी कुछ ह्यूमन के लिए कुछ वर्थ कोई नहीं है, इन चीज़ों को छोड़ो। वो कहते हैं कि वो चीज़ जो ज़रूरी हैं, जो कोर हैं, जो बेसिक हैं, जो ब्रीफ हैं, जो बिलीफ हैं, इन चीज़ों को पढ़ाया जाए, उसकी बात करते हैं ये एसेंशियलिज्म। और ट्रेडिशनल की बात भी करते हैं, ठीक है। 17 हो गया हमारा। इसके बाद 18 के अंदर आते हैं क्वेश्चन, टीचर लीड बाय मॉडलिंग डेमोक्रेटिक एक्शन एंड एक्साइटिंग स्टूडेंट्स अबाउट द नीड्स ऑफ सोशल चेंज। जो कहते हैं तबाही फेर दो, सारे निज़ाम को बदला जाए, तमाम निज़ाम को, हर चीज़ को तब्दील किया जाए, इसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शनिज्म। रिकंस्ट्रक्शनिज्म वाले इनकलाबी लोग होते हैं, ये लोग ओल्ड फरसुदा बोसीदा निज़ाम की मुखालफत करते हैं, एक नए निज़ाम की क्रिएशन की बात कर रहे होते हैं। इफ यू बिलीव दैट इंडिविजुअल टॉपिक्स आर लर्न थ्रू लर्न थ्रू मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस, तो एक्सपीरियंस की बात करते हैं, प्रोग्रेसिविस्ट है, ठीक है। यानी ये जो है, अगर प्रैग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, ये एक्सपीरियंस की बात, तजर्बों की बात करते हैं। नॉलेज वही है जो तजर्बे न लो, कुछ अटर्नल नहीं है, हर चीज़ बदलती रहती है, हर चीज़ रिलेटिव है, और तजर्बों के साथ जो है ना चीज़ें बदलती रहती हैं, तो ये प्रोग्रेसिविस्ट वाले कहते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी, ये पेरिनियलिज्म वाले भी कंप्यूटर लिटरेसी को पसंद करते हैं, एसेंशियलिज्म वाले भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं एसेंशियलिज्म वालों के अंदर, कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो जरूरी है, क्योंकि एसेंशियल चीजें टेक्नोलॉजी। जहां पे कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर की बात करते हैं, तो पेरिनियलिज्म वाले जब कंप्यूटर की बात हो ना अकेली, तो फिर इधर अगर आप क्या है टेक्नोलॉजी की बात कर रहा होता है, तो फिर आप उसमें एसेंशियलिज्म की तरफ चले जाएंगे। प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग, क्वांटिफाइंग कहते हैं चीजों को नंबरों के अंदर तब्दील करना, तो इसको हम बोल रहे होते हैं मेजरमेंट बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं? मेजरमेंट बोल रहे होते हैं। इसके बाद है 22, अ कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्रेस। प्रोग्रेस की बात करते हैं, देखो मैंने स्टूडेंट की प्रोग्रेस मालूम करनी है, तो मैं स्टूडेंट की प्रोग्रेस मुझे कैसे मालूम होगी? असेसमेंट के जरिए ना। यानी मैंने बच्चे को, भाई इसको कितना कुछ याद हुआ है, तो मैं इसको जो करूंगा, इसके लिए टर्म एवेल्युएशन कम बोलते हैं। यानी असल चीज जो है ना, ये जो एक जनरल मीनिंग के अंदर बात की जाती है, वो बोला जाता है, वो हमारे पास ही असेसमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? असेसमेंट बोला जा रहा होता है। उसके बाद है जी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट। ये जो होते हैं ना, वो एवेल्युएट करना, एवेल्यूशन के अंदर जब हम फाइनल जजमेंट, भाई तू पास है, तू फेल है, तू अगली क्लास बैठ सकता है, तू नहीं बैठ सकता, तू निकम्मा है, तू अच्छा है, तू लायक है, तू नालायक है, इस तरह की बात। यहाँ फाइनल जजमेंट दी, सारी कुछ टेस्ट भी ले लिया, नंबरिंग भी दे ली, उसको जो है ना बता भी दिया कि यहाँ पे अच्छा है, यहाँ से बुरा है, उसकी सारे कुछ जज भी कर। अब फाइनल में उसको कर रहे होंगे कि नस जा या बैठ जा,
पास है, फेल है, अगली क्लास में चले जाए, पिछली क्लास में चला जाए, ये बातें कर रहे होंगे तो ये हम एवेल्यूएशन के अंदर कर रहे होंगे। उसके बाद अगला है अकॉर्डिंग टू डैश असेसमेंट इज अ जनरल टर्म दैट इंक्लूड द फुल रेंज ऑफ प्रोसीजर यूज्ड टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट। एक इसने बात की थी कि ये जो है ना असेसमेंट एक जनरल टर्म है जिसके अंदर ये एक प्रोसीजर है कि हम बच्चे से उसकी कितनी कुछ उसने लर्न कर लिया है उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये गे ने कहा था, गे वो वाला नहीं, ये वो वाला गे है, ठीक है। एवेल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, एवेल्यूएशन के अंदर क्या करते हैं, मेकिंग वैल्यू जजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, प्रोग्राम यानी इंस्टीट्यूशन की जजमेंट भी हो सकती है पूरे इदारे की, उस प्रोग्राम की भी हो सकती है जो पढ़ाया जा रहा है, बीएड पढ़ाया जा रहा है, किस कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, प्रोजेक्ट कौन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये वाला हम कहेंगे। इसके बाद ये अगला सवाल हमारा कौन सा है जी, ये आ गया 20 में। लग रहा है कि मैंने जो है ना 50 क्वेश्चन पे थक जाना है। अब एक दिन के अंदर 3-3 पेपर्स मैंने बच्चों को पढ़ाने हैं और मैं 50 क्वेश्चन पे थक जाऊँ तो मुझे 6 दिन लगेंगे, और 6 दिन खैर अल्लाह मदद करेगा, हिम्मत देगा। अब असल मसला ये भी है ना, मुझे अब लाइट बंद करनी पड़ी है, और लाइट कह रहा हूँ क्या बोलते हैं, पंखा बंद करना पड़ा। मैं पंखे के बिल्कुल नीचे बैठा था ऑफिस में, अब पंखा बंद किया है तो अब जो है गर्मी महसूस हो रही है, गर्मी में वैसे बस हो जाती है, अगर मैं पंखा चलाऊँ तो शोर आ जाएगा। खैर देख लें हमारी कुर्बानियाँ। Which of the following provides the best definition of the authentic assessment? Authentic assessment कौन सी होती है, यानी आज स्टूडेंट authentic assessment वो होती है बच्चों आम लफ्जों में आपको खुद कि जिसके अंदर बच्चों को जो चीज़ मैंने पढ़ाई है ना वो बच्चे रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पर उसको समझ गए हैं। मैंने बच्चों को एक थ्योरी पढ़ाई, बच्चों को पता चल गया कि सर जी हमने इस थ्योरी को यहाँ पे यूज़ करना है, ये मेरे बच्चों के ऊपर अप्लाई होगी, ये मैंने बड़ों के ऊपर ऐसे अप्लाई करना है, इस थ्योरी को पेपर में भी लिखना है, ये मुझे पीपीएससी एफपीएससी में भी फ़ायदा देगी, यानी उसके रियल लाइफ के भी फ़ायदे हैं, एग्जाम के भी फ़ायदे हैं, मेरी अपनी लर्निंग भी हो, ये सारी चीज़ें जब देख रहे होते हैं तो वो यानी जिसकी स्किल भी हमारे पास आ जाती है तो ये आखिरी ऑप्शन जो है ये बेस्ट है। डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड स्किल विद इन द रियल लाइफ सिचुएशन, वो ये ऑथेंटिक होगी जिस रियल लाइफ सिचुएशन को फेस करेगी। 27 है एन एवल्यूशन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज अ स्पेसिफिक लर्निंग कंटेक्स्ट। किसी खास लर्निंग कंटेक्स्ट के अंदर जो है प्रोग्रेस देखनी हो, खास लर्निंग कंटेक्स्ट में देंगे। देखिए मैंने बच्चों को एक कहा कि कल जो सोलर सिस्टम है ना ये कैसे रिवॉल्व करता है, कोई ऐसी डिवाइस हो जो सोलर सिस्टम मैंने लगवाया है ये खुद ही मूव हो जाए, जिस तरफ धूप हो जहाँ से ज़्यादा हरारत मिले वहाँ उसकी तरफ मूव हो जाए। तो ये मैंने बच्चों के ज़िम्मे लगाया कि अब इसको जो है ना ये एक चीज़ के ऊपर हो रही है तो इसे प्रोडक्ट इवैल्यूएशन बोलते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग कंटेक्स्ट, स्पेसिफिक चीज के ऊपर जो लर्निंग इसके प्रोडक्ट इवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन सबमिट ये मैंने आपको बताई, ये प्रोसेस भी एक तरीकेकार ही है। 28 है एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज इवॉल्व इन द लर्निंग सिचुएशन इज कॉल्ड। तो लर्निंग सिचुएशन, अब ये लर्निंग सिचुएशन की बात होगी, यानी ये तो प्रोसेस चल रहा है ना कि लर्निंग के हालात कैसे हैं, तो ये प्रोसेस एवैल्यूएशन होगा, ठीक है। एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज इवॉल्व इन द लर्निंग सिचुएशन, एक लर्निंग सिचुएशन के दौरान जो प्रोग्रेस जो एग्जाम एक्सपीरियंसेस एक्टिविटीज हो रही हैं, इट मीन उसके दरमियान में हो रही है ना, उसके चलते हुए हो रही है ना, तो ये प्रोसेस होगा। समझ आ गई? यानी मैंने आपको पहले फॉर्मेटिव, सबमिटिव, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक बताया था। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो मैं आपको प्रोडक्टिव एवैल्यूएशन की बात की है और यहाँ प्रोसेस। जब हम लर्निंग सिचुएशन या ड्यूरिंग काम होते हुए जो ड्यूरिंग लर्निंग हो रही है उसकी बात कर रहे होंगे तो इसको हम लोग कह रहे होंगे प्रोसेस। और जब जो किसी एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट, स्पेसिफिक चीज के ऊपर कर रहे होंगे तो इसे हम प्रोडक्ट एवैल्यूएशन बोल रहे होंगे। 28 है एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज इवॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस, बात हो गई है लर्निंग प्रोसेस। अच्छा, एवैल्यूएशन इज एन अम्ब्रेला टर्म, एवैल्यूएशन एक अम्ब्रेला टर्म है, तो सारे टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है 30 क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये पहले 29 उसके बाद 10 कर दिए। खैर तो है, ये मुझे जो है ना थकाने तो नहीं लगा, मैं तो थक गया हूँ 30 क्वेश्चन करके, और ये जो है ना उसके बाद कह रहा है 10 क्वेश्चन। देखते हैं ये क्या कहता है। लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट डिटरमाइंड बाय, ये असेसमेंट से पता चलेगा। कैसे भाई, मैंने बच्चों को असेस किया, बच्चे को कुछ नहीं, मैंने वो आपको एक एग्जांपल ही देता हूँ कि मैं वो माड़ी शाह सगीरा बुट्टामारा थल के अंदर मैं स्कूल में प्राइमरी स्कूल टीचर लगा, मैं बड़ा मोटिवेटेड था, मैंने तबाही फेर देनी है, मैंने बच्चों को यूँ पढ़ाना है इतना ज़बरदस्त तरीके से, ये उस्ताद तो पढ़ाते नहीं है फला। मैंने पूरा महीना खप खप के बच्चों को इतना ईमानदारी से पढ़ाया और महीने भर टेस्ट लिया, बच्चों को कुछ भी ना आया। अब पता चला जी बच्चे तो उर्दू की समझ ही कोई नहीं आती, मैं बच्चा शहरी और वो बच्चे जो है ना वो देहात के, उन्हें तो उर्दू आती कोई नहीं थी। तो फिर जी मैं सारा
सर पकड़ के बैठा, फिर खान फिर एक से शुरू करता है, फिर मैंने उनको जो है उनकी ज़बान के अंदर मेरी अपनी कम्युनिकेशन का बेड़ा गर्क हो गया। मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आप देखते हैं कि पंजाबी ने बोलूँ तो मैंने चैन भी नहीं आता, तो इस वजह से मैंने बच्चों के साथ पंजाबी बोल बोल के ना ठोस किस्म की पंजाबी और अजीब किस्म की पंजाबी, और वहाँ पर सराइकी भी मिक्स थी, थल का बेल्ट था। तो इस तरह करके यानी असेसमेंट जो डिसाइड होती है ये आपकी लर्निंग स्टाइल के ऊपर डिसाइड होती है कि बच्चे की लर्निंग स्टाइल क्या है, उस बुनियाद पर उसकी असेसमेंट होगी। मैं बच्चों ने इंग्लिश पेपर बढ़ा के दे दूँ, उन्होंने आंधी उर्दू नहीं है, मैं बच्चों से लॉन्ग क्वेश्चन ले दूँ, बच्चे लिखना नहीं जानते, तो उनके लर्निंग स्टाइल के ऊपर जो है वो ये असेसमेंट डिपेंड कर रही होती है। मैचिंग में 2 कॉलम होते हैं, एक को बोलते हैं प्रीमाइजेस, जो एक पहले होती हैं, और दूसरे को आंसर बोलते हैं, प्रीमाइजिंग और आंसर। इसको जो है ना जहाँ पे इसका एक और सवाल भी अगला आया हुआ है, होमोजीनियस मटेरियल जहाँ मैच करते हैं, इधर वाला आपस में मैच कर रहे हैं कि ये वाला चलो इस के साथ है, तो इसे मल्टी मैचिंग टेस्ट कहते हैं, ठीक है। करेक्ट और बेस्ट आंसर आउट ऑफ ऑल ऑप्शन की बात होती है तो वो मल्टीपल चॉइस बोलते हैं। कंप्लीशन की बात हो, कंप्लीशन क्या होते हैं कि कोई जगह खाली है उसकी जगह पे उसको फिल कर देना, उसको हम क्या कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे ऊपर वाली स्टेटमेंट भी आपको किसी हद तक ठीक लग रही होगी कि करेक्ट वर्ड या फ्रेज, लेकिन नीचे वाली थोड़ी सी ज्यादा है कि जहाँ पे इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हो उसको फिल कर देना, या ब्लैंक जगह को फिल कर देना, चाहे वो वर्ड हो या फ्रेज हो, तो इसको कर लें, बात एक ही है। अच्छा जी 25 है, द सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी मेजर्ड थ्रू। सेंट्रल टेंडेंसी ये मैंने आपको बताया था, जो मैंने रिसर्च आपको पढ़ाई थी, तो रिसर्च के अंदर मैंने स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाई थी, और इन्फ्रेंशियल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक पढ़ाई थी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर हमने क्या चीजें पढ़ी थी, जरा दिमाग लगाइए, रिवीजन कर लिया करें एमसीक्यूज के ऊपर ना, कि हमने मीन, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन की बात भी की थी, हमने उसके अंदर जो है वो स्क्यूनेस की बात की थी, हमने कर्टाइल की बात की थी, और क्या नॉर्मल जो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की थी, वेरिएंस ऑफ एनालिसिस की बात की थी, ठीक है। मैं इस तरह की हमने जो बातें की थी, तो ये वाली जो है यहाँ पे हम चूंकि सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आता है, मीन, मोड, मीडियन, तो मीन आता है, क्या आता है, मीन आता है। तो अच्छा शॉर्ट आंसर में क्या होता है कि शॉर्ट आंसर में सही होता है ना, टू द पॉइंट बात करो। मैं आपसे कहता हूं कि पाकिस्तान को किसने बनाया, कायदे आज़म ने। इमाम गज़ाली की 2 किताबों के नाम बताओ, अहयाउल उलूम, कीमियाई सादत। जब एग्जैक्ट टू द पॉइंट शॉर्ट आंसर, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी होती है, उसे हम शॉर्ट आंसर बोलते हैं। 27 द ग्रुप ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक हमने पढ़ा, उसके अंदर ये टॉपिक मैंने वैसे नोट्स के अंदर शामिल कर दिया था, लेकिन मैंने इस टॉपिक को जो है वो आपकी वीडियो नहीं बनाई थी। ये ज्यादा मैंने कहा कि ये वीडियो उनके लिए जो लोग काम करते हैं ना वो बता सकते हैं। रट्टे तो मैंने लगाए हुए थे कि ये इसमें ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन मैंने इसको समझाया नहीं कि ये वाले रिसर्च वाले बंदे हैं, बेहतर बता सकते हैं। तो टी टेस्ट, अनोवा, काई स्केयर, ये मैनकोवा, एनकोवा, इस तरह की जो चीजें हैं, ये टेस्ट जो आते हैं, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के अंदर आते हैं, जिसमें हमने पैरामीटर, नॉन पैरामीटर की बात की थी। अच्छा टेम्परेचर इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरवल मेजरमेंट, जिसमें मैंने कहा था कि एब्सोल्यूट ट्रू नहीं होता, जीरो जो है ना एब्सोल्यूट नहीं होता, यानी नॉट ट्रू होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या वहां पे 0 होगा? 0 मीन कुछ भी ना होना, 0 मीन कुछ भी ना होना, सिफर होना, क्या वहां पे 0 नहीं, वहां तो नुक्ता इंजमाद होगा, वहां तो चीजें कुछ नहीं चीजें होंगी जो 0 के ऊपर जम जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर जो है ये हमारा इंटरवल के अंदर आता है, ठीक है। साइंटिस्ट इज रिलेटेड टू व्हाट डोमेन? देखो जो हमारे पास कॉग्निटिव, जो हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी की 3 डोमेन थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर 6 पॉइंट थे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग या कंप्रिहेंशन बोल लें, एप्लीकेशन और एनालिसिस, सिंथेसिस, वैल्यूएशन। तो ये कहाँ पे आती है? कॉग्निटिव के अंदर आती है। थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी वाज प्रेजेंटेड बाय, ये माजलो ने दी थी। थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी दी थी, माजलो ने दी थी। Who presented the multiple intelligence theory? ये हावर्ड गार्डनर है, जिसके अंदर वो 8 इंटेलिजेंस थ्योरीज की नहीं बात करता कि जी इंसानों के अंदर 8 तरह की खसूसियात होती हैं, आजकल तो 9 भी कहा जा रहा है, लेकिन 8 उसने दी थी, जिसके अंदर ये स्पेशल हो गया, नेचुरल हो गया, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, मैथ का हो गया, लॉजिक, इस तरह की चीजें की बात करते हैं। तो ये कौन करता था? हावर्ड गार्डनर ने ये बात की थी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है चंद सेकंड की होती है, 15 से 30 सेकंड, यानी मिसाल के तौर पर टाइम क्या हुआ है आप बताएं, देखेंगे, मुझे बताएंगे, वो आपने बताया, देखा, 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद पूछता हूँ टाइम बताएं, फिर दोबारा आपको भूल गया, तो ये चंद सेकंड की होती है, उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। एक रिस्पॉन्स दे रही है, बात खत्म हो गई, इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। और 2-4 सेकंड की भी हो सकती है, ये इसने यहाँ पे 10-15 लिख दिया तो हमने चलो 15 मान लिया। द टीच उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कोई चीज पढ़ाना,
तो उर्दू ये कोर करिकुलम जिसमें अंदर हम चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, उसे कोर करिकुलम बोलते हैं। लर्निंग मीन्स लर्निंग परमानेंट चेंज है बिहेवियर। लर्निंग का मतलब ये होता है कि बिहेवियर के अंदर चेंज, उसे लर्निंग परमानेंट चेंज बिहेवियर बोलते हैं। एंड अदर नेम ऑफ वर्किंग मेमोरी इज, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं, हमारी चल रही होती है। सेंसरी मेमोरी होती है जो 1 से 2 सेकंड की होती है, यानी देखो मैं अभी बैठा हूँ ना, तो मैंने यूं देखा, मैंने इस यूं देखने में 10 चीज़ें देख ली, विंडो भी देखी, विंडो के पीछे दरख्त नजर आ रहे थे, मैंने वो देखे, मुझे सामने अपनी कबर्ड नजर आई, मुझे अपने ऑफिस का वाशरूम नजर आ गया, मुझे बोर्ड नजर आ गया, मुझे हीटर के लिए वो गैस का, बहुत सी चीज़ें, मुझे सारी चीज़ें नजर आ गई। क्या मेरी मेमोरी, अब तो चूंकि मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, मुझे तो पता है कहाँ क्या चीज़ है, लेकिन नया बंदा अब एक नजर मारेगा तो फिर उससे मैं पूछूं नीचे मुंह करके, हाँ जी बता इस कमरे के अंदर कितनी कबर्ड है, कितने वॉशरूम हैं, कितनी विंडोज हैं, नहीं पता होगा ना। तो ये जो सेंसरी मेमोरी होती है कि ये बिल्कुल है शॉर्ट सी होती है भाई, एक नंबर हम 1 मिनट के अंदर हजारों चीज़ें देख रहे होते हैं पर हमारे माइंड के अंदर कुछ नहीं होता, तो ये सेंसरी मेमोरी होती है जिसको हम फौरी इंस्टेंटली बता दें कुछ जो चीज़ें। उसमें से मिसाल के तौर पर मैं यही पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि जो सामने कबर्ड है उसके कितने खाने हैं, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे 3 खाने मुझे बता दिए हैं और फिर भूल गया, बता दिया। अब इधर उधर वाली चीज़ें सेंसरी मेमोरी हो गई, ये वाली ये चीज़ थोड़ी देर बाद मुझे भूल के बाद उसको बताने की हद तक था, तो ये मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी। जब मैं एक चीज़ को अपने अंदर दिमाग रख लूँगा तो मुझे कल भी ये चीज़ बतानी है तो वो मेरी क्या हो जाएगी, अगली मेमोरी हो जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाएगी, ठीक है। द बेस्ट मेथड फॉर द टीचिंग ऑफ साइंस, साइंस के लिए बेस्ट मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है कि जिसके अंदर टीचर क्लासरूम के अंदर जो है वो आके पढ़ाता है और काम करके दिखाता है, यानी केमिस्ट्री का टीचर है ना, तो वो चीज़ पढ़ाएगा, वो चीज़ बच्चों को करके दिखाएगा, फिर कहेगा बच्चों आप करो, यानी एक चीज़ करना, दिखाना, करना और करके दिखाना, इसे बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। लॉजिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ये कहाँ पे कंक्रीट जो ऑपरेशनल स्टेज है, थर्ड जो स्टेज है जीन पियाजे की 7 से लेकर 11 साल तक या 12 साल तक जो होती है उसको हम जो है वो बोल रहे होते हैं कंक्रीट स्टेज, ये जीन पियाजे की थर्ड स्टेज, इसके अंदर लॉजिक डेवलपमेंट होती है। एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग बाय इनसाइट वर प्रेजेंटेड बाय, लर्निंग बाय इनसाइट कंसेप्ट किसने दिया था, ये कोहलर ने दिया था। लर्निंग बाय इनसाइड ये आपको पता होगा वर्दीमीर, कोलर कोफ्का और कोर्टलेवन, तो इन लोगों ने जो है ना वो लर्निंग बाय इनसाइड की बात की थी। गेस्टाल्ट जो थ्योरी हमने पढ़ी थी उसके अंदर ये बात होती है, तो ये वाली जो दी थी उसने हमारे पास कौन था जी, कोलर था। कोलर था। उसके बाद है जी 9 है ट्रांसलेशन कंक्रीट एक्सपीरियंसेस डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग आर गिवन बाय, ये पियाजे ने दी थी। लॉजिकल थिंकिंग की बात कौन करता है, ट्रांसलेशन कंक्रीट एक्सपीरियंसेस डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग आर गिवन बाय, वो कंक्रीट एक्सपीरियंस है, थर्ड स्टेज है ना, और लॉजिकल थिंकिंग ये उसी की, ये पियाजे बात करता है। क्योंकि मैं थका बैठा हूँ, मुझे चीज़ें कुछ भूलने में लगी और तवज्जो भी कहीं और हट गई थी। मैं कोशिश करता हूँ 50 सवाल अब करता हूँ, 50 फिर करूँगा, वीडियो अलग अलग अपलोड कर दूंगा क्योंकि आप लोग अपने बंदे ही हैं। और ये जो मिसाल देखिए, मैं अब ना जनरल बात कुछ लिखावा नहीं है, अल्लाह का करम हुआ मैं लेक्चरर एजुकेशन सिलेक्ट हो गया, और उसके बाद अब जो है मुझे ऐसा कोई इतनी मजबूरी नहीं है, मेरे पसीने, अभी मैं काटन का सूट पहन के आऊँ, पसीने हो बैठा, मुझे कोई एज सच कोई अर्निंग नहीं हो रही ना, मुझे कोई यूट्यूब चैनल से तो बिल्कुल कोई अब तक फ़ायदा नहीं हुआ कि मैं कहूँ ना। हाँ यही है कि कुछ मुझे नॉमिनेशन मिली, लोगों में कुछ पहचान मिली कि ये एक निशान भी है कोई जो एजुकेशन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानता है, तो पहचान मिली। लेकिन ये सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत है, और दर्द बड़ा होता है जब बेरोज़गारी देखता हूँ कि इससे बड़ी बेरोज़गारी, मोहब्बत से बड़ी लानत कोई नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो आप लोगों को रोज़गार दे, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें, ज़िंदगी में किसी मकाम पे पहुँचें, और कहीं उस कामयाबी के अंदर थोड़ा सा मेरा किरदार भी हो जाए, और मेरे लिए कभी आपके मुंह से दुआ निकल जाए कि अल्लाह इसका भला हो जाए, जिसमें जो है ना वो मेरी कामयाबी के अंदर उसने कोई 0.001% जो है ना उसका भी किरदार है। अच्छा है 50 करता हूँ, 50 फिर कर दूंगा, और आप लोगों को अलग अलग वीडियो दे दूंगा। A test designed to know the student position in the group is called, देखो जब हम कर रहे होते हैं ना पोजीशन को देख रहे होते हैं, यानी मैं कहता हूँ कि मेरे पास 40 स्टूडेंट हैं और जो फर्स्ट आया है, सेकंड, थर्ड और 10 नंबर, मैं कहता हूँ यार तेरा कितना नंबर है क्लास में, तेरे 476 नंबर आए क्लासरूम में, कितना नंबर है, कहेगा सर जी मेरा 10वां नंबर है। इट मीन मैं इसको कंपेरिजन कर रहा हूँ कि उससे आगे 9 बच्चे हैं और उससे पीछे जो है वो 50 बच्चों में अगर 9 बच्चे उससे आगे 40 उसके पीछे हैं। तो ये जो बात कर रहा हूं मैं, इसको नाम रिफ्रेश टेस्टिंग कहेंगे, यानी जहां पे अंदर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स का, चाहे ग्रुप्स का, चाहे क्लासेस का कंपैरिजन हो रहा होता है, तो उसे नाम रिफ्रेंस बोलते हैं।
41 द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी किसी बंदे की ये अहलियत, ये सलाहियत कि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। टू एडजस्ट इन द न्यू एनवायरनमेंट, नए एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट करता है। टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, और एब्स्ट्रैक्ट थिंक करता है। एक्चुअल और पोटेंशियल एबिलिटी टू लर्न द डेफिनेशन, ये इंटेलिजेंस बोलते हैं। किसी मसले को हल करना, कहीं पे एडजस्ट हो जाना, कहीं पे अपनी जगह बना लेना, कुछ नया करना, किसी काम करने का पोटेंशियल होना, कोई खास एबिलिटी होना, इसको हम इंटेलिजेंस बोल रहे होते हैं। जहानत की डेफिनेशन है। हु आर फाउंडर बिहेवियर, जेबी वाटसन जो है वो फाउंडर है बिहेवियरिज्म का। बाकी इसमें स्किनर है, पावलो है, थॉर्नडाइक है, ये सारे इसके अंदर आते हैं, बिहेवियरिज्म के अंदर आते हैं। ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशन कहाँ पे था? ये 7 से 12, ये और ये किसमें था जी? ये था उसकी जीन पियाजे की थ्योरी के अंदर था। ठीक है। ये वेस्कलर के हैं ना, WISCWPPSI, यानी ये प्राइमरी स्कूल भी है, वेस्कलर इंटेलिजेंस के सेकेंडरी स्कूल का शायद है कोई मॉडल है, और एक है वेस्कुलर प्राइमरी स्कूल का मॉडल। इंटेलिजेंस के स्केल हैं जी। तो ये अडल्ट, प्राइमरी और हाई स्कूल, ये दोनों आते हैं, बच्चे भी आते हैं, हाई स्कूल भी आता है। B and C होगा, ये इंटेलिजेंस के मॉडल हैं। अच्छा, ये सवाल इस तरह का कभी इंटेलिजेंस, अब इवन मैंने ना, आप लोग फोकस करें, मैंने इंटेलिजेंस का सवाल नहीं देखा ये दोनों पेपरों में। मैंने 2 पेपर ही दिए। 2020 के अंदर 2 नंबर से रह गया, 2021 वाले में जो है ना वो निकल गया, जो 2022 वाले में, 2021 में 2 नंबर से रह गया, 2022 में निकल गया। पहला इंटरव्यू था और दूसरा टेस्ट था, तो ज़्यादा टेस्ट दिए नहीं है मैंने, लेकिन इन दोनों टेस्टों में इंटेलिजेंस में से एक क्वेश्चन भी नहीं था। ठीक है। अच्छा, 45 है, टू विच ग्रुप इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अप्लाइड। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल के अंदर बात हो रही होती है। इंस्पेक्शन ऑफिसर, यानी इंस्पेक्शन ऑफिसर जो चेक करने वाले ऑफिसर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो अपनी बातें कहाँ पे लिखते हैं? वो लॉग बुक में लिखते हैं। यानी मैं कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा हूँ और जो मेरा यहाँ पे जो हमारे विजिट करते हैं वो DDC, डिप्टी डायरेक्टर जो है वो विजिट करता है, या वो विजिट करता है, यहाँ पे कौन करता है हमारे पास, डायरेक्टर आ गया, सेक्रेटरी आ गया। अब ये जो विजिट करते हैं, ये चूंकि हमारे इदारे के बंदे हैं, तो ये आके जो लॉग बुक के अंदर अपने बातें लिख के जाते हैं कि मैं आया, इतने स्टाफ मौजूद था, ये एक्टिविटीज जा रही थी। ठीक है। 47 है, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो साइंटिफिक मेथड के जरिए किसी भी एजुकेशन, इसी तरह एजुकेशन रिसर्च बोलते हैं, यानी एजुकेशन के किसी मसले को साइंटिफिक मेथड के जरिए हल करना, इसे एजुकेशन रिसर्च बोलते हैं। माइक्रो टीचिंग या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, माइक्रो टीचिंग जिसके अंदर टीचर पढ़ाना सीख रहा होता है, बार बार तजर्बा कर रहा होता है, ऐसे पढ़ा, इतने बच्चे ये पढ़ाना, फीडबैक फलाम, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा। द रिसर्च कंसर्न विद करंट फिनोमेना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, करंट फिनोमेना, करंट इशू, लिटरेसी रेट कम क्यों है, यहाँ पे पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्यों है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी क्यों नहीं है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। 49 है, विच टाइप ऑफ रिसर्च अकर व्हेन द रिसर्चर मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर जो है ना वो जो होते हैं, यानी इसके अंदर हम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है। मैनिपुलेट से बात यही है ना कि किसी खास चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। यानी अब मैं यहाँ पे क्या बताऊँ आपको, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहा हूँ, बच्चे क्लास में क्यों नहीं आते, कोई इस तरह की कोई भी कर सकता हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब वो मैं इसमें क्या करता हूँ, एक मैंने कर दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप पर। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर क्या है कि मैं चीज़ों को मैनिपुलेट करता हूँ कि आज उसके अंदर कंट्रोल ग्रुप वही रूटीन चलेगी, वही टीचर उसी तरह आता है, उसी तरह पढ़ाता है, वही सब कुछ। एक्सपेरिमेंटल के अंदर मैं चीज़ों को मैनिपुलेट करता हूँ कि इसको मैंने ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, फिर मैंने दोनों को रिजल्ट लेने और कंपेरिजन करना। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट आज का था गेम बहुत ज्यादा। टू एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल फिनोमेना आर द गोल्स ऑफ। ये देखो, एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट भी करना और कंट्रोल है। साइंटिफिक रिसर्च जो है ना, साइंटिफिक मेथड, ये बड़ा ज़बरदस्त मेथड है इल्म को जांचने के लिए। प्रॉपर उसके अंदर हमारा कंट्रोल भी होता है, हर एक चीज़ एक प्रोसेस के साथ जा रही होती है, प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं इसके बाद ये होगा। तो इस सारी रिसर्च साइंटिफिक मेथड के जरिए हो रही होती है। तो साइंटिफिक मेथड इसका करेक्ट आंसर होगा। 50 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, इसके 50 क्वेश्चन बाद में करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।